हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो कल चर्चा को जहाँ छोड़कर गए थे वहीं से ही बात को शुरू करेंगे। बेटा, कल के लेक्चर में जिसने एम्प्लॉयमेंट को नहीं समझा और परसों के लेक्चर में जिसने प्रोफेशन को नहीं समझा, आज बेटा उसको इशू बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना जी। और अगर आज इशू बन रहा है मेरी तरफ, मुझे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके 100% फॉल्ट है, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। बाकी जिसको मैंने समझाया हुआ है 2 दिन और उसने यहाँ क्लास अटेंड किया, 100% एक एक अक्षर उसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। एक बात और बेटा, अगर किसी पॉइंट पे मेरा एनालिसिस बहुत बड़ा होगा तो आप समझ जाना उस पॉइंट की बहुत जरूरत होगी, तभी मेरा एनालिसिस चल रहा है। ठीक है जी बेटा। यही सेम डिफरेंस मैंने अपने नोट्स में भी प्रिंट किया हुआ है। मैंने कल ही बोल दिया था, एनसीईआरटी से बिल्कुल कॉपी करके मैंने नोट्स में डाला है। ठीक है ना जी। तो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी लगा दी है जरा, तो बाबू एनसीईआरटी की ही चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है ना। पूरा डिफरेंस यहीं से पढ़ेंगे, नोट्स में एक एक वर्ड यही लिखा हुआ है। ठीक है बाबू। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पढ़ रहे थे। सबसे पहली हेडिंग थी मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी। मैंने चर्चा बिजनेस की भी कर दी थी, मैंने चर्चा प्रोफेशन की भी कर दी थी। एक वर्ड आया था प्रोफेशनल बॉडी, जितना जरूरत था उससे ज्यादा बता दिया था। लिखा हुआ है ना प्रोफेशन में एंट्री कैसे होती है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर याद होगा, मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दोनों चाहिए ना। मेंबरशिप किसकी, किसी भी एक प्रोफेशनल बॉडी की। इट मे बी ICAI, इट मे बी ICSI, इट मे बी ICMAI, इट मे बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इट मे बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 5 प्रोफेशनल बॉडी के नाम बता दिए थे। ठीक है जी। मैं एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट कर रहा हूं अब। बेटा, एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होती है खुद पढ़ दो, 1 मिनट से पहले आप बता दो कि जी समझ में आ गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसके बारे में। अब बाबू, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है, कहता है अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। कल ही बता दिया था, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए भी बताया, सर्विस एग्रीमेंट पे तो मैंने पता नहीं क्या क्या बता दिया था। तो चाहे कह लो सर्विस एग्रीमेंट, चाहे कह लो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कह लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे कह लो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब एक जैसी बात। याद है ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा डेजिग्नेशन ही क्या होगा, उस डेजिग्नेशन की ड्यूटीज, फंक्शन, मेरे पे पैकेजेस, लीव रूल्स, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ याद आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा बात को। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। सेकंड वन इज नेचर ऑफ वर्क। बाबू, बिजनेस में क्या क्या करोगे, प्रोफेशन में क्या क्या करोगे, और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या करोगे। नो डाउट बिजनेस में तो एक ही काम करेंगे भैया, गुड्स और सर्विस बेचेंगे खरीदेंगे, वही लिखा हुआ है, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बाबू, गुड्स और सर्विस खरीदेंगे और बेचेंगे, यही करोगे बिजनेस में। तो आगे बढ़ाओ जी बात में। प्रोफेशन, प्रोफेशन में लिखा हुआ है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनलाइज्ड? पर्सनलाइज्ड का मतलब है बेटा कस्टमाइज। बेटा, किसी भी प्रोफेशनल का काम है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विसेज देना, लेकिन कस्टमर तो अलग अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एक्सपर्ट सर्विस देना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है बहुत सारी चीजों में, वो ऑडिटिंग भी करता है, वो इनकम टैक्स के केसेस भी देखता है, वो जीएसटी के केसेस भी देखता है। फिर में एक कस्टमर आया, मुझे आपकी एक्सपर्ट सर्विस चाहिए, मैंने कहा जी बिल्कुल देंगे। उसने कहा जी मेरे को ऑडिटिंग करानी है, मैंने दे दी सर्विस। उसने कहा जी मेरा इनकम टैक्स का केस लड़ना है, मैंने वो भी लड़ लिया। तो बाबू, कोई भी प्रोफेशनल है अपनी एक्सपर्ट सर्विस देता है। अब डॉक्टर की फील्ड में देखो, आई सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, लंग स्पेशलिस्ट है। भैया हर प्रोफेशनल का काम क्या है, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफर करना। बट वो कस्टमर टू कस्टमर भी तो डिफर करती हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट भी तो डिफर करती हैं। किसी की आई में इशू है, किसी की नर्व में इशू है, किसी का कोई हार्ट पेशेंट है, तो वो प्रोफेशनल का काम है अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफर करना। लॉयर को देखो ना, कोई सिविल केसेस में एक्सपर्ट है, कोई क्रिमिनल केसेस में, कोई डाइवोर्स केसेस में, कोई प्रॉपर्टी केसेस में।
तो भैया प्रोफेशनल का काम है अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देना, वो देगा, बट वो कस्टमर टू कस्टमर डिफर करती है, इसलिए वर्ड लिखा है पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड का मतलब कस्टमाइज्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल चल रही है बात। थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट में देखो बेटा क्या लिखा है, नेचर ऑफ वर्क लिखा होगा परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कहता वो काम करते हैं जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। कल ही बताया था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में पहले नंबर पे लिखा होता है क्या काम करना है, ये लिखा होता है ना, क्या डेजिग्नेशन है उसके, फंक्शन और ड्यूटीज क्या क्या। कहता वो काम करना पड़ता है नौकरी में जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। कल ही बता दिया था ना, तभी कह रहा था मेरी कहानी को ढंग से सुनना, कहानी से सब कुछ हो चुका है, वैसे आपको भी पता नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। देख लो बेटा, दो बेसिस कोई भी वर्ड जो आप जानना चाहो, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर किया। कोई दिक्कत नहीं, 5-7-10 मिनट का फिर मौका दूंगा पढ़ने का, तब बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे बढ़ाते हैं क्वालिफिकेशन। अब बेटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अंश भाई सामने देखो, फोन चल रहा है क्या? वो सामने देख लो यार बाबू। थर्ड हेडिंग इज क्वालिफिकेशन। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कि बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंट्री के लिए, प्रोफेशन में क्या चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए। बाबू बिजनेस में लिखा हुआ है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? पापा ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब तक तेरी 12th नहीं हो जाती तब तक तो दुकान पे नहीं आएगा, यानी कि 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन है बिजनेस की। ऐसे बिजनेस की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नहीं है। आगे बढ़ाएं बात को, सिंपल है बात। प्रोफेशन, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? छोड़ो बाबू छोड़ो, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल बनने के लिए क्वालिफिकेशन है? बन जाओगे बिना पढ़े लिखे? कहता है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। कहता है बेटा उतनी क्वालिफिकेशन, मेरी तरफ देखना बेटा, काम की बात है, उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग जितनी आपकी प्रोफेशनल बॉडी बताए। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक एंट्री नहीं होगी प्रोफेशन। मैं आपको बता देता हूं, सीए के लिए सीए फाइनल क्लियर होना ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और कितनी ट्रेनिंग? 3 साल सीए के अंडर ट्रेनिंग। जब तक ये नहीं होगा तब तक सीए नहीं हो। ऐसे ही लॉयर्स के लिए बाबू एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर क्लियर होना, 6th सेमेस्टर प्लस 1 साल की लॉयर के अंडर ट्रेनिंग। देखो हर प्रोफेशनल बॉडी ने ट्रेनिंग अलग अलग बता रखी है। सीए के लिए वो 3 साल है, लॉयर के लिए वो 1 साल है, कंपनी सेक्रेटरी सीएस के लिए वो 2 साल है, डॉक्टर के लिए शायद 4 साल होती है। वो ये कौन डिसाइड करता है? प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है। सीए के लिए प्रोफेशनल बॉडी आईसीए, डॉक्टर के लिए आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वो डिसाइड करती है। समझ में? कैसे बनोगे प्रोफेशनल? उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग जितनी प्रेस्क्राइब की है आपकी प्रोफेशनल बॉडी ने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एम्प्लॉयमेंट में एंट्री कैसे होगी? कहता है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। बाबू उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग जितने एम्प्लॉयर ने बताई है। एम्प्लॉयर मतलब मालिक और एम्प्लॉई मतलब नौकर। जितना आपके एम्प्लॉयर ने बताया उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी ट्रेनिंग। कल एग्जांपल क्या दिया है मैंने नौकरी में? बैंक। फटाफट बताओ, यही एग्जांपल दिया। पता मैंने क्वालिफिकेशन लिखी थी, ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। दिया था एग्जांपल? तो मैं लग रहा होगा ऐसे यूजलेस दिया। मैंने कहा था कहानी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड। तो क्वालिफिकेशन बताई थी बैंक ने, एम्प्लॉयर ने बताई थी ना कि कितनी क्वालिफिकेशन होगी। ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्लस ट्रेनिंग,
बैंक में नौकरी के लिए ट्रेनिंग मैंने एग्जांपल दिया था, 105 घंटे की लगभग ट्रेनिंग रहती है, 15 दिन रोज 7 घंटे, बताया था ना। सीधा क्लर्क बन जाओगे और सीधा बिठा दिए जाओगे कैश काउंटर पे तो नकली नोट ही लेके आ जाओगे। तुम्हें क्या पता भैया असली और नकली की पहचान। समझ में आ रहा है ना बेटा। कोई भी एम्प्लॉयर है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड जरूर बताता है कि ये होगा तो नौकरी पे रखूंगा वरना नहीं रखता। 3 बातें देख लो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। 3 बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ाएं बात को। 4th वन कहता है रिवॉर्ड और रिटर्न। बहुत ही मजेदार बातें, अब बहुत मजेदार बातें आने लग जाएंगी। रिवॉर्ड और रिटर्न कहता है बिजनेस करने का क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रोफेशनल हो तो क्या रिवॉर्ड मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट में हो तो क्या रिवॉर्ड मिलता है। बेटा अगर बिजनेस में हो तो रिवॉर्ड इज प्रॉफिट, अगर प्रोफेशनल हो तो रिवॉर्ड इज प्रोफेशनल फी, प्रॉफिट नहीं। प्रोफेशनल क्या अर्न करते हैं, प्रोफेशनल फी, ठीक है ना जी। और नौकरी में हो तो क्या रिवॉर्ड मिलता है, सैलरी और वेजेस। अभी फर्क बता के हटा हूं, काफी था बीएसटी के बैच में भी डिस्कस करना था। बाबू डिफरेंस क्या होता है सैलरी और वेज में, मैंने अभी बताया, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। बाबू क्या बताएंगे स्कूल के टीचर, पहले वो सुन लो। वो ये बताएंगे कि पूरा महीना काम करने के बाद जो एम्प्लॉय को पे करते हो वो सैलरी होती है, और अगर रोज रोज पे करोगे एम्प्लॉय को, दिहाड़ी दोगे तो वो वेजेस होती है। डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, सुनना और कह देना जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ आता है। फर्क क्या होता है ये समझ लो, ये प्रूव हो जाएगा, जब हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। बाबू फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस मिलती है, ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी मिलती है। ये कोई फर्क नहीं है कि मंथली बेसिस पे है या डेली बेसिस पे है। वेजेस भी मंथली बेसिस पे हो सकती है और सैलरी भी डेली बेसिस पे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा एक बात अब एक्स्ट्रा बात के तौर पे बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि तुम इतना सीरियस पढ़ोगे तो मुझे डर लग रहा है तुम्हारे से, ठीक है ना, थोड़ा मुस्कुराते रहो। तो एक्स्ट्रा बात बता देता हूं बहुत मजेदार। जिंदगी में मैंने ना सबसे ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स को पाया है, उनसे ज्यादा प्रोफेशनल शायद दुनिया में कोई नहीं होता। ये मुझे एक बंदे ने बताई थी बात मैं बता देता हूँ आपको, और आपको भी लगता होगा, जब मैं बात बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि डॉक्टर से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म तो मैंने देखा ही नहीं, किसी और प्रोफेशनल में नहीं देखा। डॉक्टर बहुत ज्यादा कोट कोट के अंदर, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म भरा होता है। तो जब मेरी सीए क्लियर हो गई और मैं एक चंडीगढ़ ट्रेनिंग पे जाता था, कल मैं बात बता रहा था आपको, तो चंडीगढ़ ब्रांच का चेयरमैन आया पहले दिन ट्रेनिंग के, तो लगभग 100 सीएस बैठे थे, सबकी अभी भी ताजी ताजी सीए हुई थी। तो पूछने लग गया कौन कौन जॉब करेगा, कौन कौन ऑफिस खोलेगा। लगभग 70 लोगों ने हाथ उठाए जी हम जॉब करेंगे, 30 लोगों ने हाथ उठाए जी हम ऑफिस खोलेंगे, तो मैं भी उसमें एक था जी। तो चंडीगढ़ ब्रांच के चेयरमैन ने हमें एक सजेशन दिया कि जो भी ऑफिस खोलेगा ना, मस्ट मेंटेन द रिसेप्शन, कहता रिसेप्शन जरूर बनाना अपने ऑफिस में, जबकि किसी भी सीए के ऑफिस में आप देखोगे रिसेप्शन होता ही है। हमने पूछा जी क्यों, ऐसा क्यों, तो उसने एक इंसिडेंट शेयर करा और बताया कि डॉक्टर कितने प्रोफेशनल होते हैं। कभी आज तक आपने देखा जो ठीक ठाक डॉक्टर है वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, रिसेप्शन हमेशा दिखाई देगा डॉक्टर के यहाँ आपको। तो कहता है एक रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, मुझे बहुत हाई फीवर था, बहुत हाई टेम्परेचर था, कहता 103 पर फीवर आ रहा था मेरे को। कहता मैंने डॉक्टर को कॉल करा, मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरा फोन उठा भी लेता है, थोड़ा रिगार्ड करता है। कहता मैंने फोन कर दिया रात को, मैंने पूछा सर पैरासीटामोल ले लूं क्या, ऐसे 103 पे फीवर आ रहा है। कहता उसने मेरे को कहा सर फीवर की बहुत सारी वजहें होती हैं, अब बेफालतू में कोई भी टैबलेट मत लो, सुबह विजिट करना एक बार, फिर हम देख लेते हैं। कहता मैं पूरी रात फीवर से तड़पता रहा, मैंने कोई मेडिसिन नहीं। कहता सुबह 10 बजे में पहुंच गया उसके क्लिनिक।
रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी थी, कह रहा मैं सीधा जाने लगा, उन्होंने रोक लिया। हाँ जी डॉक्टर साहब सुनिए। कहते लाओ 1000 रुपीज। कहता मैंने सोचा 1000 के पीछे क्या बहस करनी, क्योंकि वो भी बहुत रजवाड़ा आदमी। कहना मैंने वॉलेट निकाला, 1000 रुपये गिने दी थी। कहता मैं अंदर गया, डॉक्टर ने चेक किया, कहता सर कुछ फिर तो बिल्कुल नॉर्मल है। कहता उसने बेल बजाई, बाहर से एक स्टाफ आया, सर के लिए पानी लेके आओ। कहता वो पानी लेके आया, उसने एक मुझे मेडिसिन दी, कहता मैंने खाई। कहता मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो पैरासिटामोल ही थी, और वो भी सैंपल की। कहता लेकिन मैंने उस दिन सीख लिया कि डॉक्टर से ज्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं होता। और जिंदगी की सच्चाई है। गलत बोला मैंने? आप सब, ऐसा कोई नहीं है बेटा जो हमें से डॉक्टर के पास नहीं हो गया। उनसे ज्यादा प्रोफेशनल है कोई? हो भी नहीं सकता कोई। चलो खैर, लेट इट बी। उनकी मजबूरी है यार, हमें काटना। सच बात है, एमबीबीएस करने में पता है कितने रुपए लगते हैं? मनसियार। बड़ी सीधी सी बात। जिसने 1 करोड़ रुपए सिर्फ एमबीबीएस के लिए दिया है, और एमबीबीएस करके भी ठीक लेवल के डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारी कोई पूछ नहीं है जब तक एमडी नहीं हो जाती, मास्टर डिग्री नहीं आ जाती, 50 लाख और खर्च कर दिए, 1.5 करोड़ लगा दिए, उसके बाद भी डीएम डिग्री कर रहे, उसके बाद भी 70-80 लाख लगा दिए। जिसने अपनी पढ़ाई पे 2-2.5 करोड़ खर्चे हो, वो कैसे नहीं लुटेगा भैया आपको? उसके पैसे कैसे पूरे होंगे? सरकार को चाहिए कि डिग्री सस्ती करो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस आदमी से जिसने 3 करोड़ 2.5 करोड़ अपनी पढ़ाई पे लगाए कि वो सस्ते में आपको सर्व कर देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना जी? चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, गुस्सा खत्म। बाबू, 5th हेडिंग इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बहुत मजा आ जाएगा, इस पॉइंट पे टाइम लगाऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा यार टाइम लगाने वाला है क्या, पर मैं लगाऊंगा, अभी समझ में आएगा। सब सामने देख रहे हैं। कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में लिखा गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। कहता है कैपिटल उतनी चाहिए जैसा बिजनेस का साइज है, जैसा बिजनेस का नेचर है। मुझे नहीं पता कि कोई टीचर इस दोनों वर्ड पे जोर देगा कि नहीं, मैं दोनों पे बहुत ज्यादा जोर दूंगा और समझाना चाहूंगा साइज का क्या मतलब और नेचर का क्या मतलब। सब सामने देखने में मेरी तरफ। बाबू, बिजनेस में कैपिटल कितनी चाहिए, 2 बातों पे सच में डिपेंड करता है। एक साइज बिजनेस का, दूसरा नेचर। पहले मैं नेचर का एग्जांपल दूंगा, फिर साइज का। मान लो बेटा ये मेरी दुकान है, आज मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। मिस्टी सामने देख बेटा, ये मेरी दुकान है, आज मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, और बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं लैपटॉप का। ठीक है जी? एक लैपटॉप आज की तारीख में ठीक ठाक कंपनी का 50+ मिलता है। ठीक है जी? जो एक चौरस से डब्बे में आता है, वो डब्बा मैंने साइड में लगा दिया, वो 50,000 रुपए। मैंने एक के ऊपर एक रखने शुरू कर दिए लैपटॉप, एक के ऊपर एक रखने शुरू कर दिए। इसी लाइन में 20 लैपटॉप आ गए, 10 लाख रुपए के लैपटॉप ये एक लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसे 10 लाइनें यहां पर बना दी मैंने, और वहां तक भरने के लिए मुझे कई करोड़ रुपए चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं बात? और यही मेरी दुकान है। मैं लैपटॉप का नहीं, मैं रुई का बिजनेस करता हूं, कॉटन बेचता हूं। 10,000 रुपए में पूरा कमरा भर दूंगा। तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है एज पर नेचर ऑफ बिजनेस। क्या उसने गलत बोला? समझ में आई बात? नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है? शायद बुद्धि में एक ही बारी में पड़ गई होगी बात। क्लियर है बात? लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि कैपिटल रिक्वायर्ड होती है साइज के हिसाब से भी, खाली नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से नहीं, साइज के हिसाब से भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जी, साइज के हिसाब से कैसे रिक्वायर्ड होती है ये भी समझ लेते हैं। बेटा, आप बिजनेस ना 3 अलग अलग साइजेस में सोच सकते हो सकता है कि मैं बिजनेस सोचूं कि मैं स्मॉल स्केल पर कर लूंगा। स्मॉल स्केल क्या होता है? एक शहर में ही धंधा करना है जी बस।
हो सकता है मैं ऐसा सोचूं कि मुझे धंधा मीडियम स्केल तक लेकर जाना है, मीडियम साइज की फर्म बनना है। मीडियम साइज की फर्म क्या होती है? जो धंधा 2-3 स्टेट में ले जाती है, 10-12 डिस्ट्रिक्ट में ले जाती है। और हो सकता है कि मैं बिजनेस सोचूं कि मुझे लार्ज साइज में करना है, मुझे बहुत बड़े स्केल पे करना है, या तो मुझे नेशन वाइड बिजनेस करना है, या मुझे मल्टीनेशनल कंपनी ही बनना है। एक बात बताओ, इन तीनों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फर्क होगा कि नहीं होगा? एक है आपके गली मोहल्ले का कोई भी गारमेंट्स, डैश गारमेंट्स, सोच लो, किसी कोई ना कोई नाम दिमाग में आया होगा। और एक है रिलायंस ट्रेंड्स। दोनों में कैपिटल बराबर लगी है। एक है गली मोहल्ले का कोई भी कन्फेक्शनरी शॉप, डैश कन्फेक्शनरी, बहुत कुछ दिमाग में आया होगा। और एक है इजी डे। बराबर पैसे लगे हैं दोनों में। तो बेटा कैपिटल डिपेंड दो चीजों पर करती है, कैसा साइज बिजनेस का और कैसा नेचर बिजनेस का। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं अपने नेचर का बता दूं, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया था? मैंने ट्यूशन देना शुरू किया, सीए बना मैं, उसके 2-3 महीने के बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी। पहले मैं पढ़ाता था सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, वो तीनों प्रोफेशन जो कल मैंने पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। कोट रोड पर मैंने शुरू किया, एक ऑफिस लिया रेंट पर, वहीं पर ऑफिस खोला, वहीं पर कोचिंग सेंटर। तो रेंट था 15,000 रुपये महीना। पहला रेंट घर से लिया अपने पापा से, 15,000 रुपये लिए, वहाँ पर एडवांस रेंट दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, बस। उसके बाद कभी कुछ लिया। ऊपर वाले की दया से पहले महीने में बच्चे थे मेरे पास, तो जो पैसा आया उससे अगले महीने का रेंट दिया, उससे अगले महीने का रेंट दिया। करते करते कुछ एसेट्स बनानी शुरू कर दी, करते करते कुछ चेयर्स खरीद ली, बस बढ़ते चले गए। तो डिपेंड करता है कैपिटल आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाओ जी। बेटा प्रोफेशन में लिखा गया है लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। क्या था? लिमिटेड कैपिटल ही चाहिए प्रोफेशनल को। और बेटा गलत नहीं कह रहा, तो वो बिजनेस में तो कैपिटल की कोई था ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, पर प्रोफेशनल में लिमिट है। और अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो बात यह है बेटा, अगर मैं अपने एंगल से बताऊं तो बेटा एक दुकान या एक ऑफिस किसी भी जगह पर डॉक्टर्स को देखोगे तो उनके खुद के क्लिनिक कहां होते हैं? उनके घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे घर है, नीचे क्लिनिक खोल के बैठे रहे, कहां कहीं पे भी बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोर्ट रोड पे ही चाहिए, मेन बिल्कुल फ्रंट की ही दुकान चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता। उसके अलावा कुछ नहीं भैया। अगर मेरे एंगल से सोचोगे तो एक टेबल, 2 चेयर, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप बहुत है। मेरे को इतनी कैपिटल चाहिए। एक लॉयर को भी इतनी कैपिटल चाहिए जितनी मैं बोल रहा हूं। लेकिन बिजनेस भैया, फ्रंट की दुकान, इतनी बड़ी दुकान, इतने करोड़ की दुकान, उसके बाद इतना फर्नीचर, इतनी फिटिंग्स, ऐसी फिटिंग वैसी फिटिंग, उसके बाद इतने लाख करोड़ का माल, उसके बाद उधार बेचेंगे, उसके बाद भी नहीं पता बिजनेस चलेगा कि। तो भैया यहां पैसे बहुत चाहिए, लेकिन प्रोफेशन में सच में एक लिमिटेड कैपिटल ही चाहिए। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? नौकरी में कैपिटल चाहिए किस बात की? बैंक में नौकरी करनी है, बैंक खरीदने जा रहे हो, नौकरी तो करनी है, तो लिखा हुआ है नो कैपिटल रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। 5 बातें मैं कर चुका हूं, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे। और जरूरी नहीं है आज कल भी पूछ सकते हो, अगर घर से पढ़ोगे तब प्रॉब्लम लगे। अगर अभी नहीं भी लग रही तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। बस एक बार 7:10 में मुझे बता देना जी इतना टाइम हो गया। हुआ तो नहीं ना अभी इतना टाइम? हाँ यार, मैं डरा दिया तुमने यार, मुझे सच में पता नहीं लगता भाई, मैं बह जाता हूँ बहुत ज्यादा। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। वो सर्विसेज के लिए वर्ड प्रोवाइडिंग की जगह हम रेंडरिंग लगाते हैं, ठीक है ना।
गुड्स को तो हम कह सकते हैं इट इज प्रोवाइडेड फॉर, सर्विस के लिए रेंडरिंग वर्ड लगता है प्रोवाइडिंग की जगह। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू सिक्स्थ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस रिस्क, सब सामने देखना, बहुत मजेदार बात है बाबू। रिस्क के बेसिस पे मुझे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताना है बेटा। पहला डिफरेंस बिजनेस के एंगल से पढ़ते हैं, कहता है प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। कहता है प्रॉफिट्स हमेशा अनसर्टेन है। बाबू बिजनेस में गारंटी है क्या प्रॉफिट ही होंगे? लॉसेस हो सकते हैं कि नहीं, फटाफट से बताओ। हो सकते हैं। और अगर प्रॉफिट्स हुए, ये कोई गारंटी है कि रेगुलरली प्रॉफिट ही होते रहेंगे और एक्स अमाउंट के ही होते रहेंगे? भैया आज आपने दुकान खोली, आज 5,000 का प्रॉफिट, कल क्या गारंटी है 5,000 का प्रॉफिट होगा? पहली बात तो यही गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। दूसरी बात, क्या अमाउंट की गारंटी है? सर कोई है आप में से, बहुत सारे बिजनेस फैमिली से कि जिसके पिताजी आप दुकान खोलते बता देते हैं आज तो इतने रुपए घर लेके ही आने हैं? प्रॉफिट्स हमेशा अनसर्टेन है और इररेगुलर है। भैया प्रॉफिट्स का ग्राफ ऐसा है, किसी को कुछ नहीं पता कहां तक जाओगे, बिल्कुल इररेगुलर। 5,000, 3,000, 2,000, 2,500, 1,000, 10,000, कुछ नहीं पता किस दिन कैसी जंप है। तो रिस्क हमेशा है बिजनेस करने में, हमेशा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू प्रोफेशन में लिखा गया बहुत ही बढ़िया बात, फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। कहते योर प्रोफेशनल फी इज जनरली रेगुलर सम रिस्क। देखो बेटा कहने की बात है ये, प्रोफेशनल छूटते नहीं है। कभी किसी के मुंह से सुना यार सीए नहीं चेंज होता है यार? सुना है कभी किसी के मुंह से? अरे तुम सीए की बात कर रहे, डॉक्टर नहीं चेंज होता? होता है। मैं एक डॉक्टर की सर्विसेज से बहुत सेटिस्फाई हूँ, उसी की दवाई से आराम आता है मुझे। कोई दुकान अगर वो लंच टाइम में घर गया है ना भाई साहब, मैं दवाई नहीं खाता कहीं से, मैं अपना बता रहा हूँ और आपका भी यही होगा। अरे छोड़ो यार, हम मेल्स तो यार इतने खतरनाक है, हमारे साथ सलून नहीं चेंज होता, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। बदल देते हो क्या? नहीं, बहुत आसानी से। क्या बात कर रहे हैं सर? जनरली फीस इज रेगुलर सम रिस्क। मैं डॉक्टर की सर्विस से बहुत सेटिस्फाई हूँ, हमेशा उसके बाद जाता हूँ कोई भी दिक्कत हो। हाँ अगर उसको दिक्कत समझना है या उसको लगे कोई मेजर दिक्कत है तो अगर मुझे वो रेफर करे तो करे, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसा ही तो होता है। तो वो सही तो बोल रहा है, फीस जनरली रेगुलर है, सम रिस्क, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अगर वो खुद रेफर करे तो करे, वरना तो उसको फीस हमेशा ही मुझसे मिलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ रही बात? मैंने 2015 में ऑफिस खोला था, जो क्लाइंट बनाया था ना 2015 में, आज 2024 में भी वही है, 2034 में भी पूछ लेना वो होगा मेरे पास। सीए कहाँ छोड़ते हैं इतनी आसानी से, सारे भेद भी तो होते हैं हमारे पास। यार क्लाइंट खुद आके बताता है वो कर रखा मैंने कहा ठीक है भाई कर रखा तो ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नौकरी की कहानी क्या है रिस्क की? कहता है फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। बाबू देखो जनरली अगर आप नौकरी कर रहे हो तो एक फिक्स्ड पे है, वो मिल जानी है प्रोवाइडेड कि आप छुट्टियां ना लो। और अगर आपका एम्प्लॉयर फिर भी रिलैक्स्ड है तो छुट्टियों पे पैसे नहीं भी काटता। तो इसमें इतना रिस्क नहीं है जितना बिजनेस में। यहां तो कुछ नहीं पता क्या कमाना है, यहां तो पता है ना 60,000 रुपए महीना में बैंक में लगाऊं भैया, कुछ भी करो 1 तारीख को 60,000 आ जाने। सरकारी बैंक में तो आई जाने, 2-4 छुट्टियां भी मार ली तब भी आई जाने। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं जी बात को। बाबू अब कोशिश करते हैं ये पॉइंट पूरा कर देंगे, एक पॉइंट बच जाएगा वो देख लेंगे। बाबू 7th कहता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बाबू मतलब क्या इस बात का? क्या बिजनेस में आपका इंटरेस्ट इधर फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल,
क्या वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है? क्या प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है? क्या एम्प्लॉयमेंट में आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है? मुझे ये पढ़ना है। चलो जी, बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? सर हो सकता है, दुनिया का नियम ही ऐसा बना हुआ है। हमारे दादाजी जब गए दुनिया से तो सारी प्रॉपर्टी पापा के नाम लिख कर गए। एक विद सर्टेन फॉर्मेलिटीज इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, मानते हो? जब परदादाजी गए थे तो दादाजी के नाम लिख कर गए थे। तो बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। क्या प्रोफेशन में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है? मेरे नाम पर प्रोफेशनल डिग्री आई कि मनीष कालरा कल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है जी, आगे अब मैं ऐसा कह सकता हूं आकाश भाई नहीं नहीं तू मेरा भाई, कल से ये डिग्री तेरी, तू सीए, ऐसे ऐसे हो नहीं सकता इंटरेस्ट ट्रांसफर? सर नहीं हो सकता। प्रोफेशन में भी इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है क्या? यार बताओ, हो सकता है क्या? नहीं, तुम बता दो खुद। मतलब फिर तो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, उसको पढ़ने की जरूरत है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं तू मेरा बेटा ले, मेरी डिग्री कल से तेरे नाम, तू भी डॉक्टर ले, ऐसे? तो सर बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, लिखा है ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। नौकरी हो सकती है ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट लेटर लिखा हुआ आया रौनक के नाम, नहीं नहीं केशव तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ले कल से ये बैंक की नौकरी तेरी, मेरी नहीं रही, ऐसे? भैया जिसके नाम अपॉइंटमेंट लेटर आया वही तो कर सकता है नौकरी, ये ट्रांसफर पॉसिबल है। बात समझ में आती है? कह रहे हम बिल्कुल तैयार हैं छुट्टी के लिए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।